वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 100 प्रश्न जीके जीएस के देखेंगे। इसमें आपका करंट अफेयर्स का भी प्रश्न शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये प्रश्न है जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ बिहार दरोगा पीटी और तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जल्द ही लाइव क्लास में आऊँगा क्योंकि अब टावर है जो फ्रेंड्स बनने वाला है। अभी टावर यहाँ का ख़राब हो गया था जियो का, इसलिए आपको लाइव क्लास में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो 2-3 दिन बाद फिर मैं आपको लाइव क्लास जरूर आऊँगा 8:30 बजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है कि OHE निगरानी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। देखिए, OHE का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप। ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किया गया, तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे के द्वारा। ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा आपका OHE निगरानी ऐप जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 आप लोग के सामने है कि संकल्प पर्व में किस पेड़ को लगाने की प्राथमिकता नहीं है। ठीक है, ये जो संकल्प पर्व है इसमें कौन सा पेड़ लगाने की प्राथमिकता नहीं है, तो 2 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आम का। ठीक है, बाकी बरगद, पीपल और बेल इसकी प्राथमिकता है। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। ये संकल्प पर्व में किस पेड़ को लगाने की प्राथमिकता नहीं है, तो आम की नहीं है। 3 नंबर सवाल को देखिए। 3 नंबर सवाल है आपका, विश्व वन रिपोर्ट के आधार पर भारत का वन क्षेत्र में स्थान है, कैमा स्थान है। आप लोग गेस करते भी चलिएगा। 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो विश्व वन रिपोर्ट 2020 के आधार पर आपका भारत का है जो तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन फिर एक बार समझें, विश्व वन रिपोर्ट के आधार पर किसके अनुसार, तो 2020 के आधार पर भारत का वन क्षेत्र में स्थान कौन सा है, तो तीसरा स्थान है। सवाल नंबर 4 को देखें। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। 4 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 34वां स्थान है। ठीक है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 34वां है। 5वां नंबर, विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। चलिए, अच्छा सवाल है भी है फ्रेंड्स। विदेशों से, जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि कोरोना काल में बहुत सारे जो भारतीय थे बाहर फंसे हुए थे, तो उनको लाने के लिए कौन सा आपको ऑपरेशन चलाया गया। तो 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र सेतु। ठीक है, विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन, तो समुद्र सेतु ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, 6 नंबर सवाल को देखें। सॉरी, 6 नंबर सवाल आपका है कि बधवान बंदरगाह का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। 6 नंबर सवाल का गेस कीजिए। वधावन, ठीक है, सॉरी, वधावन बंदरगाह का निर्माण है जो कहाँ किया जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये बंदरगाह कहाँ बन रहा है, तो महाराष्ट्र में। कौन सा, वधावन। चलिए, 7 नंबर सवाल, डायमर भाषा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी पर ही बनाया जा रहा है। ठीक है, आपका ये डायमर भाषा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन की सहायता से पाकिस्तान सिंधु नदी पर ये बांध बना रहा है। ठीक है, ये आपका इंडिया नहीं बना रहा है फ्रेंड्स, गेस कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि डायमर बांध है जो आपका चीन की सहायता से पाकिस्तान बना रहा है। ठीक है, और कौन सा नदी पे, तो सिंधु नदी पे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, डायमर भाषा बांध तो कौन बना रहा है, तो पाकिस्तान बना रहा है और चीन की सहायता से। 8 नंबर सवाल को देखिए। जैसा कि आप लोग को पता है कि फ्रेंड्स के पाकिस्तान की उतनी औकात नहीं है कि अकेले कुछ भी करे, जो भी कुछ करता है चीन के हिसाब से, तो उसी के सहायता से आपका सिंधु नदी पर बांध बना रहा है। 8 नंबर सवाल आपका है, कौन से देश ने इस्तांबुल समझौते से अलग होने का निर्णय ले लिया है। 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा पोलैंड। ठीक है, आपका इस्तांबुल समझौता से अलग होने का निर्णय पोलैंड ने लिया है। सवाल नंबर 9 को देखिए। गांधी किंग्स एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट का निर्माण हाल ही में कौन से देश में किया गया, तो आपका जो गांधी किंग एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट का जो निर्माण हुआ है कहाँ, तो 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, USA में। ठीक है, यानी अर्थात अमेरिका में फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 10 नंबर सवाल को देखिए। भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत किस देश को 10 रेल लोकोमोटिव डीजल इंजन सौंपा। चलिए, इसका जवाब पहले भी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा 10 का, तो क्या हो जाएगा आपका बांग्लादेश ना, ऑप्शन नंबर डी। भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत किस देश को 10 रेल लोकोमोटिव डीजल इंजन सौंपा, तो ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल को देखिए।
नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के आधार पर 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर क्या रहा? 11 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 20, ठीक है, 11 का डी हो गया। 12 नंबर सवाल, जनरल लैसेंट की रिपोर्ट के आधार पर कब भारत की जनसंख्या में कमी आने लगेगी? किसके अनुसार? तो जनरल लैसेंट की रिपोर्ट के अनुसार। 12 का हो जाएगा फ्रेंड्स 2047, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर सवाल को देखिए कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ बन रहा है? जैसा कि मैं बताया था कि 100 प्रश्न का जीके जीएस, इसमें आपको करंट अफेयर्स का कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए बीच में अभी करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। तो क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ बन रहा है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कहाँ बन, सॉरी 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में बन रहा है। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ बन रहा है? तो केरला में बन रहा है। 14 नंबर, वैश्विक व्यापार 2019 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया? 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 का सबसे ज़्यादा निर्यात किया था अमेरिका को किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वैश्विक व्यापार में 2019 में भारत ने सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को किया। 14 का सी हो गया। 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल आपका है कि फुटबॉल का गोल्डन शू पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? 15 नंबर सवाल के देखिए, फुटबॉल का गोल्डन शू पुरस्कार किसे मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीरो इमोबल को, ठीक है, किसे मिला था? तो सीरो इमोबल को प्राप्त हुआ। देखिए ये जो गोल्डन फुटबॉल का गोल्डन शू पुरस्कार है फ्रेंड्स, वो फुटबॉल के जो शीर्ष स्कोर करते हैं खिलाड़ी उसी को यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा गोल करते हैं उन्हीं को दिया जाता है गोल्डन शू पुरस्कार। चलिए अगला सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल आपका है कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2020 का पुरुष वर्ग का विजेता रहा। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, नोवाक जोकोविक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन रहा? तो नोवाक जोकोविक। चलिए अगला सवाल 17 नंबर, स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ? 17 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? 17 का हो जाएगा आपका डॉक्टर जॉन चेरी को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2000 पुरस्कार किसे मिला? तो डॉक्टर जॉन चेरी को। 18 नंबर सवाल, द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सवाल नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आपका J.M. कोएटजी। द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.M. कोएटजी है। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल आपका है, अक्टूबर में राम बालक महतो की मृत्यु हुई, वो किस क्षेत्र से थे? ये राम बालक महतो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये विधिवेता से जुड़े हुए थे, ठीक है, यानी विधिवेता, ऑप्शन नंबर सी 19 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 20 नंबर सवाल का आंसर गेस कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 20 का डी, 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल आपका है कि कौन सा पदार्थ के संबंध में सही नहीं है? 21 नंबर सवाल का तो पढ़ देते हैं फ्रेंड्स। देखिए ध्यान, जो स्थान घेरती है वह पदार्थ है, बिल्कुल सही है, जो पदार्थ है वह स्थान तो घेरेगी ही। उच्च ताप पर पदार्थ प्लाज्मा बन जाता है, बिल्कुल है, पदार्थ का जो चौथा अवस्था प्लाज्मा है जो उच्च ताप पर बन जाता है, बिल्कुल सही है। सभी पदार्थ परमाणु अणु से बने होता है, बिल्कुल ये भी सही है। कोलाइडी पदार्थ अपेक्षाकृत बड़े कणों से बने, एक गलत है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका पदार्थ के बारे में सही नहीं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, बाकी सभी है जो सही है, ठीक है। 22 नंबर सवाल को देखिए कि घटना जो ध्वनि तरंगे में नहीं होती है, तो ध्वनि तरंगे में कौन सी घटना नहीं होती है? परावर्तन होता है, व्यक्तीकरण भी होता है, विवर्तन होता है ध्वनि में, आपका ध्रुवन है जो नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्रुवन है जो का घटना है जो इसमें नहीं होता है। किसमें? तो ध्वनि तरंगे में ध्रुवन की घटना नहीं होता है, याद रखिएगा। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या है? ये देखिए सब सिलेबस के अनुसार जो बिहार पुलिस में फायरमैन बताया हूँ फ्रेंड्स, उसमें सब मैं बता चुका हूँ। चलिए गेस करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल मतलब समझ ड्यूटेरियम ऑक्साइड ड्यूटियो होता है, तो इसका क्या काम होता है? गेस कर लिए होंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है, ठीक है, मंदक के रूप में
24 नंबर सवाल को देखिए। 24 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? चलिए तो बता दीजिएगा आप लोग फटाफट। 24 का क्या हो जाएगा? तो सीमेंट का जो मुख्य संघटक क्या? चूना पत्थर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर सवाल, मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग निष्कलंक इस्पात बनाने में नहीं होता है? ठीक है, क्या कह रहा है आपका कि मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग निष्कलंक इस्पात बनाने में नहीं होता है? 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोलिबिडम। ठीक है, मोलिबिडनम, इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग निष्कलंक इस्पात बनाने में नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 26 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 26 का तो कह रहा है एरोसॉल गैसों में परिचित ठोस, ये आपका सही है। फेन द्रव में परिक्षिपित गैस, ये भी सही है। जेल ठोस में परिक्षिपित, ये भी सही है। पायस ठोस द्रव और गैस तीनों का परिक्षिप्त, ये आपका गलत है। देखिए पायस होता है जो क्या होता है? तो द्रव में द्रव का परिक्षिप्त होता है, याद रखेगा। पायस क्या होता है? तो द्रव में द्रव का आपका परिक्षिप्त होता है। यहाँ पर दिया आपका पायस क्या? ठोस द्रव और गैस तीनों में, तो गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ए सुमेलित आपका नहीं है। तो याद रखिएगा पायस है जो द्रव में द्रव परिक्षिपित है होता है। चलिए 27 नंबर सवाल, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। चलिए फटाफट गेस करिएगा 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 27 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, प्लाज्मा में लगभग कितना होता है? तो 90% होता है ना। प्लाज्मा में जल का कितना? ऑप्शन नंबर डी 90% होता है, जल का अंश होता है। 18 कठोर जल उपयुक्त नहीं है, किसके लिए? 28 का किसके लिए कठोर जल है जो उपयुक्त नहीं है? गेस करिए। पीने के लिए बिल्कुल नहीं है, सिंचाई के लिए बिल्कुल नहीं है, साबुन में कपड़े धोने के लिए, इसके लिए भी नहीं, उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जो कठोर जल है वो देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, उसकी किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 का 28 का 29 नंबर सवाल को देखिए। 29 नंबर सवाल आपका, काष्ठ अस्थि आदि के पुरा तत्वीय नमूनों का काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गेस कीजिए। 29 नंबर सवाल का क्या होगा? पहले ही बता चुका हूँ, ये काष्ठ अस्थि जीवाश्म में सबके जो आयु ज्ञात किया जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है, कार्बन 14 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर सवाल को देखिए। 30 नंबर सवाल आपका है, ये देखिए यहाँ पर एक चीज और याद रखिए फ्रेंड्स, एक यूरेनियम डेटिंग पद्धति होता है। तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से क्या होता है? आपका धरती की आयु ज्ञात की जाती है। ठीक है, और आपका जीवाश्म का हो गया और काष्ठ ये सब का, तो कार्बन डेटिंग पद्धति से इसका होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? 30 का सही सुमेलित इसमें से कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड दांत, गलत है। फिर आपका फ्लोराइड प्रदूषण, भोपाल गैस इत्यादि, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भोपाल में जो हुआ था क्या हुआ था? मिक हुआ था ना, मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था, मिथाइल अम्ल वर्षा। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अम्ल वर्षा किसको? SO2 और NO2 के कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होता है फ्रेंड्स। अम्ल वर्षा किससे होता है? SO2 और क्या होता है? NO2 के कारण होता है ना। यहाँ पर दे दिया मिथाइल आइसोसाइनेट, इसमें आप ये भी सुमेलित नहीं है आपका। उसके बाद ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर, ये बिल्कुल सही है। अगर जो ओजोन रिक्त होगा फ्रेंड्स, वहाँ से ओजोन में जो छिद्र हो रहा है, तो जो पराबैंगनी किरण आ रहा है, तो उससे क्या होता है? चर्म कैंसर, यानी कि त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ रही है। तो देखिए करा निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित है सही, बाकी सब ये जो क्या है आपका सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 31 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी से कौन सा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है? 31 का गेस कीजिए क्या होगा? लैक्टोस कर रहा है। ठीक है, लैक्टोस कर रहा है खट्टा दूध, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है, उसके बाद में फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल सब है। 3 तो आपको क्लियर हो गया था। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है आपका खट्टा दूध, तो खट्टा दूध है जो क्या होता है आपका लैक्टोस उसमें पाया जाता है, नहीं पाया जाता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। बाकी देखिए याद रखिएगा, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल हो गया, अब फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है, टार्टेरिक है जो अंगूर का रस में पाया जाता है, इमली में भी आपका ये भी पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये जो आपका है इमली में भी होता है टार्टेरिक अम्ल और अंगूर में भी टार्टेरिक अम्ल, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
अब देखिए दूध जो खट्टा होता है तो दूध जो खराब होता है फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, दूध में लैक्टोबैसिलिसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है ना, ठीक है, लैक्टोज के कारण नहीं होता है, ठीक है, खट्टा दूध में वो नहीं होता है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखिए, 32 कूट के आधार पर सुमेलित करें, ठीक है, कूट के आधार पर आपका सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। 32 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन है। चलिए तो कहाँ से कौन होता है स्रावित, इसका ये कर रहा है फ्रेंड्स, तो गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा 32 का। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, मिला लीजिए। प्रोजेस्टेरॉन है तो आपका 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 हो गया किससे, आपका है गर्भाशय। इसके बाद में हो गया टेस्टोस्टेरोन है तो बी का क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, यानी कि आपका अंडाशय हो गया। थायरॉक्सिन है तो थायराइड से हो जाएगा, और इंसुलिन किससे स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अग्नाशय जिसे पैंक्रियाज ग्रंथि भी कहते हैं, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के ग्रंथि, याद रखिए, जिससे इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। पूछा जाता है कि अग्नाशय ग्रंथि कैसी है, तो ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 नंबर सवाल आपका है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा प्रासरण, ठीक है। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों का, वृक्क मतलब समझ रहे हैं ना, किडनी, जिसका किडनी मतलब कि डैमेज है उसके लिए कहा जा रहा है। तो दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या है, तो प्रासरण। 34 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण के कारण नहीं होता है, ठीक है, कौन सा पानी के प्रदूषण के कारण नहीं होता। चलिए गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा 34 का। देखिए पीलिया पीलिया जो जॉन्डिस होता है फ्रेंड्स, जो जिसे यकृत खराब होता है, यह होता है पानी, दूषित पानी। टाइफाइड जो मियादी बुखार होता है, ये भी दूषित से होता है। हैजा कॉलरा जो होता है, हैजा होता है, वो आपका पानी, दूषित पानी से होता है। ये हेपेटाइटिस बी है जो आपका जल प्रदूषण यानी कि प्रदूषित पानी से पीने से नहीं होता है, दूषित पानी पीने से नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड्स हेपेटाइटिस बी है जो क्या है फ्रेंड्स, आपका एक वायरस जनित रोग है। बाकी पीलिया, टाइफाइड और हैजा है, ये सब याद रखिएगा पानी के प्रदूषण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस बी याद रखिएगा, ये वायरस जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 34 का। 35 नंबर सवाल, किसी पादप की पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन का अनुप्रयोग किया गया तो निम्न में से कौन सा प्रक्रिया प्रभावित होगी। अगर जो कोई पेड़ है, पेड़ पौधा है, उसके पत्तियों के दोनों सतहों पर यानी ऊपर नीचे दोनों साइड में वैसलीन प्रयोग करेगा तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण भी होगा, वाष्पोत्सर्जन भी होगा और श्वसन, सभी प्रभावित होगी। चलिए 36 नंबर सवाल को देखें, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है। जलयान का निर्माण कहाँ होता है, चलिए गेस करिए 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोचिन ना, कोचिन में आपका जो जलयान का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 37 नंबर सवाल को देखिए, कौन सुमेलित नहीं है। चलिए एक साइड में आपका मिसाइल दिया हुआ है फ्रेंड्स और दूसरे साइड में आपका दिया हुआ है, जैसे आकाश है, इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है ना, तो आकाश है एक मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है, ये सही है। आकाश जो प्रक्षेपास्त्र है जो आपका मध्यम दूरी का है, बिल्कुल सही है। नाग है जो टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र, ये भी बिल्कुल सही है। पिनाका, पिनाका क्या है, तो पिनाका आपका बहुनलियुक्त रॉकेट प्रक्षेपास्त्र, ये भी सही है। त्रिशूल का रहा है, ठीक है, त्रिशूल के बारे में कह रहा है तो यही आपका जो गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। लघु दूरी का सतह से सतह, एक गलत है फ्रेंड्स। त्रिशूल है जो क्या है, त्रिशूल है जो आपको सतह से हवा में मार करने वाला कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये त्रिशूल है जो आपको क्या करता है, तो ये सतह से, ठीक है, सतह से यानी जमीन से हवा में मार करता है और कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है। इसकी मारक क्षमता ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, आपका त्रिशूल का मेरे ख्याल से 9 किलोमीटर है, ठीक है, इसका 9 किलोमीटर याद रखिएगा। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सुमेलित आपका नहीं है। 38 नंबर सवाल को देखिए, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था। ये भी देखिए बहुत बार मैं करवाया हूँ, क्या था फ्रेंड्स, चलिए देख लीजिए, ऑप्शन से भी समझ में आ गया। स्माइलिंग बुद्धा, कहाँ पर लिखा हुआ है, हंसता हुआ बुद्धा, ठीक है, बुद्ध मुस्कुराए, स्माइलिंग बुद्धा।
38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोखरण का। ठीक है, याद रखिएगा जो पोखरण में प्रथम बार राजस्थान में जो हुआ था परमाणु परीक्षण, वो 18 मई, डेट भी याद रखिएगा, 18 मई 1974 में हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। वो सक्सेस मतलब कि नहीं हो पाया था उतना। ठीक है, दूसरा बार जो अटल बिहारी वाजपेयी किए थे फ्रेंड्स आपका 11 मई, ठीक है, याद रखिए 11 मई और 13 मई को, 11 मई 13 मई 1998 में, याद रखिएगा कब, 1998 में हुआ था ये पोखरण परीक्षण, जो मतलब कि सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, उसी के बाद से भारत है जो परमाणु संपन्न देश बन गया। 74 में पहला प्रयास किया गया था लेकिन उस समय नहीं हुआ था। तो डेट रखिएगा 18 मई 1974 में इंदिरा गांधी के शासन पहले बार, दूसरा बार अटल बिहारी के शासनकाल में कितना हुआ था फ्रेंड्स, द्वितीय परमाणु बम परीक्षण, तो 11 मई और 13 मई 1998 को। 39 नंबर सवाल का क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, गेस करें कि कौन सा शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा शहर। चलिए 39 नंबर सवाल का तो जानते हैं, लखनऊ ना, यूपी का लखनऊ है जो कढ़ाई की कला और चिकनकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर, म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास कब हुआ, म्यूरल पेंटिंग्स, 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास हुआ। 41 नंबर सवाल को देखिए, इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इंडियन फिलॉसफी के लेखक कौन है, चलिए फटाफट गेस करते चलिए। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इंडियन फिलॉसफी आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 42, मेहर मुनीर नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, 42 नंबर सवाल का। 42 नंबर सवाल आपका है कि मेहर मुनीर नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो सरोजिनी नायडू के द्वारा आपको लिखा गया मेहर मुनीर नामक नाटक। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 42 का। 43 नंबर सवाल, सामाजिक त्यौहार नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है, चलिए गेस करें फ्रेंड्स, नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, 43 का, तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नुआखाई त्यौहार है जो मुख्यतः उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, और यह है जो आपका उड़ीसा का कृषि का कटाई का त्यौहार है, जब कृषि में कटाई शुरू होता है फ्रेंड्स उस समय आपका नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। नुआखाई मौसम के नए चावल को स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ओडिशा में नुआखाई। 44 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, 44 का कह रहा है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, याद करते चलिएगा ये कर्नाटक में है या नहीं है, बिल्कुल सही है आपका है ये। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में, ये भी सही है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में पड़ता है, बिल्कुल सही है। बच गया आपका क्या फ्रेंड्स, सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मध्य प्रदेश रहा, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ओडिशा में पड़ता है, याद रखिएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, चलिए कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अब द्रव्य ऊर्जा का संरक्षण इसके विरुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर सवाल को देखिए कि अत्यधिक निम्न घनत्व सामान्य हवा के घनत्व के लगभग 1,00,000वें भाग के बराबर वाली किस गैस के शीतलन से बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट जो आपका पदार्थ का पांचवा अवस्था है संघनित बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पदार्थ के कितनी अवस्था होता है फ्रेंड्स, तो 5 होता है ना, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा हो गया चौथा अवस्था, और पांचवा है जो क्या है, बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है, तो इसी के बारे में है कि अत्यधिक घनत्व सामान्य हवा के घनत्व के लगभग 1,00,000वें भाग के बराबर वाली किसी गैस के शीतलन से बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट बनता है, इसे क्या माना जाता है। ठीक है, तो 46 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी द्रव की पांचवा अवस्था। देखिए इसका एक तरह से मतलब डिटेल बता दिया गया है, अभी बताया कि पांचवा अवस्था है ना, तो इस जो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर द्रव की आपका पांचवा अवस्था। 47 नंबर सवाल को देखिए, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 47 देखिए, सवाल नंबर 47 आपका है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है, गेस करिए, अरुणाचल प्रदेश होगा, असम होगा, जम्मू कश्मीर या नागालैंड। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश। ये 3 देश कौन कौन है फ्रेंड्स, तो एक देखिए चाइना के साथ में होता है, एक चाइना के साथ इसका सीमा हो गया, दूसरा म्यांमार के साथ हो गया, और तीसरा क्या है, भूटान के साथ हो गया। तो याद रखिएगा चाइना,
म्यांमार और भूटान, इन तीन देशों के साथ में आपका अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है। क्वेश्चन वही है ना कि कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से लगती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, पॉइंट में कर करके फ्रेंड्स, इसमें से भाग दे करके भी देख सकते हैं, जैसे कि 5/3 है, ठीक है। तो 5/3 को 5 से इसमें देखिएगा दशमलव में तो भाग दीजिएगा, तो इसका कितना आएगा, 5 छक्का 30 आ जाएगा, ठीक है, यानी आपका इतना आएगा 0.6 आएगा। उसी तरह से 9 से इसमें भागा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 9 है तो आपका यहाँ पर 70 हो गया, तो यानी 66, यानी इसका आपका आएगा आपका 0.77 आएगा, ठीक है। इस तरह से भी देख सकते हैं। उसके बाद में इसको करिएगा फ्रेंड्स तो इसका आएगा आपका 0.84 आएगा, और इसको करेगा तो 0.71 आएगा। अब क्या कर रहा है इसमें कि आपका निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या हो जाएगा, 48 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या आपका यही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल को देखिए, राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है, गेस करिए 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। राइटर्स है जो आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का आपका समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 49 का। चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं। 50 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्न में कौन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति भवन है जो आपका शामिल नहीं है। बाकी मानस वन्य जीव शामिल है, महाबलीपुरम रथ मंदिर शामिल है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। राष्ट्रपति भवन है जो आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। 51 नंबर, वह भारतीय महिला जो एवरेस्ट की चोटी पर 4 बार चढ़ने में सफल रही है। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंशु जमसेप्पा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है, भारतीय महिला है। तो अरुणाचल प्रदेश की अंशु जमसेप्पा ने 4 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई सफल की है, ठीक है, 4 बार सफलता प्राप्त की है चढ़ने में फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। ये आपका जो अंशु जमसेप्पा है जो 4 बार हिमालय पर चढ़ी है, ये कहाँ की है, तो अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। 52 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है, कौन सा तत्व में। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रुथेनियम, इसका नाम क्या है, रुथेनियम। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो रुथेनियम करेक्ट आंसर होगा। अगला है पोताला महल कहाँ स्थित है। 53 नंबर सवाल का गेस करिए, पोताला महल कहाँ है, तो इसका आपका 53 का राइट आंसर लहासा में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। लहासा तिब्बत की राजधानी कहाँ होता है, लहासा ना, याद रखिएगा, तिब्बत की राजधानी लहासा में। पोताला महल तिब्बत की राजधानी लहासा में लाल पहाड़ी पर अवस्थित है, ये भी पूछा जाता है, तीनों याद रखिएगा। पोताला महल कहाँ है, तो तिब्बत की राजधानी लहासा में। कहाँ पर है, तो लाल पहाड़ी पर स्थित है। 54, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है, अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें है। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संसद में है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में। 55, प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना कब हुई। 55 का करेक्ट आंसर गेस कीजिए, तो आपका जो प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना 1977 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल को देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के क्रमशः न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान में कितने प्रकार के क्रमशः न्याय, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। स्वतंत्रता हो गया आपका कितना फ्रेंड्स, 5 प्रकार के, ठीक है। उसके बाद में है समान, एक मिनट, न्याय में स्वतंत्रता समानता कितना, 1 2 3 4 है ना, तो न्याय हो गया 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 हो गया, समानता 2 हो गया फ्रेंड्स, एवं भ्रातृत्व का है जो आपका 1 हो गया, ठीक है। यानी 56 का करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर इसका 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान प्रश्न में एक बार याद रखिए, 3 प्रकार का न्याय हो गया, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गया, 3 प्रकार का क्या हो गया फ्रेंड्स, याद रखिए न्याय हो गया, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गया, 2 प्रकार का समानता हो गया, और 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख है, ठीक है। तो इसको पॉज करके फ्रेंड्स अगर नहीं याद रहता है तो इसको लिख करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करके एक नोटबुक में लिखते चलें, प्रत्येक दिन उसका रिवीजन करें, सभी माइंड में आ जाएगा। 57 नंबर सवाल को देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगपात वाला राज्य कौन सा है। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। शिशु का कह रहा है ना, तो हरियाणा हो जाएगा। 58, विदेश में द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा की गई थी, ठीक है। विदेश में
द फ्री इंडिया सेंटर किसके द्वारा? तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए 59 नंबर सवाल को देखिए कि 11 परिणामों का औसत इतना है, यदि उनमें से पहले 6 परिणामों का औसत इतना हो और अंतिम 6 का 52 हो तो छठा परिणाम कितना होगा? मैथ का फ्रेंड्स, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर आएगा, सोल्व करिएगा तो इस कैलकुलेशन के लिए नहीं बनता, तो 59 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, 62 आएगा। 60 नंबर, निम्न में से कौन राष्ट्रपति को चुनने के लिए उत्तरदायी नहीं है लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में वह शामिल होता है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 60 का। तो इसका जो हो जाएगा मनोनीत सदस्य, ठीक है, ये मनोनीत सदस्य है जो क्या हटाने में वह कह रहा है निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति को चुनने के लिए उत्तरदायित्व नहीं है? मनोनीत सदस्य चुनने के लिए उत्तरदायित्व नहीं है लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में वो शामिल हो सकता है। जब राष्ट्रपति कैसे हटाया जाता है आप लोग को पता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, तो उसमें आपका जो मनोनीत सदस्य है वोटिंग कर सकता है। 61 नंबर सवाल, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है? चलिए ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, गेस करिए। 61 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन विधान परिषद को। आप इसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। अब आगे है आपका फ्रेंड्स मैथ का है, ठीक है। ए और बी के आयु में 5:4 5 इतना कितना 5 और 4 का अनुपात है और उनके खर्च में 2 का अनुपात है, ठीक है। आय में इतना का, खर्च में इतना। यदि बी अपनी आय का 1/3 बचत करता है तो उनके बचत में क्या अनुपात होगा? बन जाएगा फ्रेंड्स, पॉज करके इसको वीडियो में बनाइएगा। इस राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ 62 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा, ठीक है। ए और बी के आय में इतना का अनुपात है, खर्च में इतना है, ठीक है। यदि बी अपनी आय का 1/3 बचत करता है तो उनके बचत में क्या अनुपात होगा? तो इसका राइट आंसर आएगा 62 का सी आएगा। चलिए 63 नंबर सवाल को देखिए। 63 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स, साधारण बहुमत से। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन साधारण बहुमत से ही कर सकती है। 63 का करेक्ट आंसर है जो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो आपका संविधान की भाषा संबंधित है 11वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में, तो उसी में संशोधन किया जाएगा ना, तो ये साधारण बहुमत से होता है, याद रखिएगा। चलिए 64 नंबर सवाल को देखते हैं। 64 नंबर सवाल आपका है क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व निम्नांकित में से कौन है? टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। अच्छा सवाल है, याद रखें। 65 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन संवैधानिक संस्था है? संवैधानिक संस्था इसमें से कौन है 65 का? तो देखिए राज्य वित्त आयोग ये तो नहीं है, वित्त आयोग भी नहीं है, अंतर ये भी नहीं है। संवैधानिक संस्था इसमें क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है फ्रेंड्स, सही है ना। कि निम्न में से कौन सांविधिक कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एक मिनट देख लेते हैं बढ़िया से। सांविधिक संस्था है, ठीक है, सांविधिक संस्था है, तो क्षेत्रीय परिषद है जो आपका सांविधिक संस्था है, ठीक है। बाकी राज्य वित्त आयोग अंतर्जातीय परिषद ये सभी है जो फ्रेंड्स आपका क्या है, सांविधिक संस्था नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इसमें कह रहा है आपका कि संवैधानिक संस्था है ना, तो देखिए यहाँ पर है क्षेत्रीय परिषद है, तो इसका जो क्षेत्रीय परिषद का गठन है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो हुआ था फ्रेंड्स, उसके द्वारा किया गया था। और क्षेत्रीय परिषद का जो संविधान में है जो कोई उल्लेख नहीं है, तो सांविधिक संस्था ये, ठीक है, संवैधानिक नहीं, यहाँ पढ़ने में मिस्टेक हो रहा था फ्रेंड्स, ये सांविधिक संस्था है यानी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद का गठन है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में हुआ उसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, सांविधिक संस्था कर रहा था ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, पढ़ने में शुरू में मिस्टेक हुआ, संवैधानिक हो रहा था फ्रेंड्स, तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 हो गया। आप चलिए 66 नंबर सवाल को देखिए। 66 नंबर सवाल आपका क्या है, तदर्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा ना। 66 के बी। 67 नंबर सवाल आपका है कि राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है? चलिए गेस करिए 67 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए राष्ट्रपति को है जो आपका कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के वीटो शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, ठीक है। कौन कौन है उसका नाम भी सुन लिए फ्रेंड्स, 3 प्रकार का कौन कौन है? तो पहला हो गया पॉकेट वीटो, ठीक है, दूसरा हो गया अत्यांतिक वीटो, और तीसरा है जो निलंबनकारी वीटो। यही 3 प्रकार के वीटो शक्ति आपका राष्ट्रपति को प्राप्त है। 68 नंबर सवाल
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है 68 का? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 69 नंबर, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47A किस द्वीप पर है? ठीक है, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH 47A है, जो किस द्वीप पर है? 69 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वेलिंगटन द्वीप पर हो जाएगा। ठीक है, किस पे है? तो वेलिंगटन द्वीप पर हो जाएगा। अगला सवाल है 70 नंबर सवाल, किस अनुच्छेद के आधार पर संसद सदस्य को विशेषाधिकार प्राप्त होता है? 70 का करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी 105 का। ठीक है, किस अनुच्छेद के आधार पर संसद सदस्य को विशेषाधिकार प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 105 के तहत। 71 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 71 का कौन सा सुमेलित नहीं है? न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन 38वां संविधान संशोधन, ये आपका सुमेलित है। संसद की सर्वोच्चता 42वां संविधान संशोधन, ये भी है। अब हो गया आपका फ्रेंड्स कि ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण, एक गलत है। 51वां नहीं था फ्रेंड्स, ये आपका 93 है। ठीक है, 93वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसके तहत आपका ओबीसी को उच्च शिक्षा में आरक्षण मिला था। ठीक है, न कि 91 संशोधन। ठीक है, तो 71 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपका कि निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण आपका 93, ठीक है, 51वां नहीं 93, 53वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके एक्ट के द्वारा 2006 में दिया गया था। याद रखिए, डेट भी याद रखिएगा। यानी कि आपका 93 जो संशोधन हुआ था कब? 2006 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो याद रखिए, ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण जो प्रदान किया गया था, तो इसके तहत क्या से संबंधित है। तो देखिए इसमें सवाल क्या बना कि जो पूछा जा सकता है कि 13वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आप इसको मारिएगा, ओबीसी के उच्च शिक्षा में संस्थान में आरक्षण हेतु। कब हुआ था फ्रेंड्स? 2006 में हुआ था। तो देखिए इस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, किसी तरह से पूछा जा सकता है। 72 नंबर सवाल को देखिए कि चुनाव के दौरान आधार संहिता को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। 72 का चुनाव के दौरान देखिए चुनाव के दौरान आधार संहिता को लागू करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो 72 का जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुनाव आयोग हो जाएगा। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स आपका, यहाँ पर आधार ने आचार संहिता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चुनाव के दौरान आचार संहिता को लागू करने के लिए उत्तरदायी कौन है? इसका राइट आंसर चुनाव आयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर लगता है मिस्टेक से आधार लिखा गया, आचार संहिता होता है ना। चलिए 73 नंबर सवाल को देखिए। 73 नंबर, हाइड्रोपोनिक्स का अभिप्राय क्या है? हाइड्रोपोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 73 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। 73 नंबर जो सवाल है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जल में पौधे को उगाना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स का अभिप्राय क्या है? तो जल में पौधे को उगाना। ठीक है, जल में जो पौधे को उगाया जाता है, ये देखिए टॉप मोस्ट VBI सवाल है, इसको जरूर याद रखिएगा। हाइड्रोपोनिक्स इसको कह सकते हैं बिना मिट्टी का पौधा भी कह सकते हैं, ये जल में आपको उगाया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु किसे शामिल नहीं किया जाता? 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, घरेलू कार्य को। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु घरेलू कार्य को नहीं शामिल किया जाता। 75 नंबर, ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती? तो आपका 74 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, और 75 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय का पोशाक ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा सेवा नहीं प्रदान होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICD मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कह सकते हैं समन्वित बाल विकास योजना। ठीक है, तो जो समन्वित बाल विकास योजना है यानी ICDS योजना है, इसके अंतर्गत निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय का पोशाक इसमें आपका नहीं दिया जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चों की शिक्षा या निःशुल्क पुस्तक और जो विद्यालय का पोशाक इसमें नहीं दिया जाता। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख ले बोला। ICDS यानी समन्वित बाल विकास योजना के तहत बच्चों को शिक्षा या पोशाक योजना में शामिल नहीं है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय पोशाक। चलिए अगला सवाल आपका है 76 नंबर सवाल है आपका कि वकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 76 का हो जाएगा सी, विंध्य शक्ति। ठीक है, विंध्य शक्ति है जो आपका
वाकाटक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, याद रखिएगा, विंध्य शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर, श्रीनगर का संस्थापक कौन था? चलिए फटाफट गेस करिए। 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मौर्य शासक अशोकना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर सवाल को देखिए, पंच सिद्धांतिका और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? चलिए 78 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वराह मिहिर ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पंच सिद्धांतिका और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर हो गया। 79 नंबर सवाल, निम्न में से कौन आयुर्वेदाचार्य एक वेश्या का पुत्र था? चलिए वेश्या का पुत्र कौन था और बहुत बड़ा आपके क्या बने थे? आयुर्वेदाचार्य बने थे। तो देखिए याद रखिए, जीवक। ठीक है फ्रेंड्स, जीवक है जो आपके वेश्या के पुत्र थे और बहुत बड़े क्या थे? आयुर्वेदाचार्य थे। तो याद रखिएगा आपका 79 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवक। ठीक है, बौद्धकालीन आयुर्वेद चिकित्सक जो जीवक थे उनकी माँ कौन थी? तो आपकी वेश्या थे। तो चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 80 नंबर सवाल, अंग्रेजों से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हुई थी। ठीक है, कब? 1858 तो सब है, लेकिन डेट बताएं। तो 80 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी 18 जून 1858 को लक्ष्मीबाई ग्वालियर के निकट कोटा के सराय में शहीद हो गए थे। ऑप्शन नंबर डी, 18 जून याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 81 नंबर सवाल, पहला हिंदी अखबार कौन सा था? 81 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उदंत मार्तंड ना, उदंत मार्तंड है जो हिंदी का पहला अखबार था। ठीक है, और ये कब निकाला गया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 1800 कितना 26 ईस्वी में आपका, 30 मई 1826 ईस्वी में आपका प्रथम हिंदी अखबार उदंत मार्तंड निकाला गया था। 1826 भी जरूर याद रखिएगा। 81 सती प्रथा निषेध अधिनियम किसने विरोध किया? सती प्रथा निषेध अधिनियम का किसने विरोध किया था? 82 का राइट आंसर होगा राधाकांत देव ने इसका विरोध किया था। ये देखिए पागलपन ही था फ्रेंड्स, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपका जो सती प्रथा निषेध अधिनियम बना था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 1829 ईस्वी में। इसमें बहुत बड़ा योगदान था राजा राम मोहन राय का। ठीक है, इसमें थे ये आपका उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा सती प्रथा निषेध अधिनियम का किसने विरोध किया था? तो राधाकांत देव ने किया था। और कब ये अधिनियम बना था? 1829 में। कौन बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, याद रखिए। 82 हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए 83 नंबर सवाल को देखते हैं। 83 नंबर सवाल आपका है, एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव थे। 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? अरुण डेल। 83 का सी। 84 तमिलनाडु में नागपट्टनम से वेदारण्यम, ठीक है, वेदारण्यम मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तमिलनाडु में नागपट्टनम से वेदारण्यम मार्च का नेतृत्व किसने किया था? 84 का हो जाएगा सी, श्री राज गोपालचारी। अगला सवाल को देखते हैं। 85 नंबर सवाल, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल के दीवारों पर काव्य कमला लिखा था? 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डी सावरकर ने। 86 नंबर, जॉर्ज लैमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है? 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाविस्फोटक सिद्धांत से है। ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत से है जो आपका इनका संबंध है। अच्छा सवाल है, जॉर्ज लैमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो महाविस्फोटक सिद्धांत से। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब 87 नंबर सवाल को देखिए कि ब्लू मून क्या है? 87 नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महीने का दूसरा पूर्ण चांद है जो ब्लू मून है। ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लू मून क्या है? तो महीने का जो दूसरा पूर्ण चांद है वो ब्लू मून है। 88 नंबर सवाल को देखें कि पृथ्वी के क्रस्ट, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? भूपरपट्टी भी कहते हैं हिंदी में, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो बता चुके हैं फ्रेंड्स आपका कौन सा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्थान पर है जो आपका सिलिकॉन पाया जाता है। याद रखिएगा पृथ्वी के जो ऊपरी परत है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा। और दूसरा स्थान पर भी पूछा जाता है, याद रखिए दूसरा स्थान पर आपका सिलिकॉन होता है, याद रखिएगा। 89 नंबर सवाल को देखिए, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, इसका तो सभी को पता होना चाहिए। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है उसे क्या कहता है? उसे मैग्मा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यही मैग्मा है जो ऊपर बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, लिक्विड के रूप में। अगला सवाल को देखते हैं। 90 नंबर सवाल है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण छोर का नाम क्या है, जहां पर शांत महासागर और अटलांटिक महासागर मिलता है? 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो उसे केप हॉर्न कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी।
91 नंबर, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चलिए, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है 91 नंबर सवाल का? तो अफगानिस्तान में पड़ता है। रेगिस्तान मरुस्थल का नाम ही है, ठीक है। कहाँ है? अफगानिस्तान में है। 91 का डी। 92 यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी यूरोप का आपका हो जाएगा वोल्गा हो जाएगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी गंगा हो जाएगा। यूरोप का अगर पूछे सबसे तो कौन हो जाएगा? वोल्गा। सिंधु नदी किस देश से प्रवाहित नहीं होती है? ये सिंधु नदी है जो कौन सा देश में प्रवाहित नहीं होती है? 93 नंबर सवाल का बहुत अच्छा सवाल है, गेस करिए। तो चीन में तो होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल होता है। पाकिस्तान भारत में होता है। अफगानिस्तान में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होता है। 94 नंबर सवाल को देखिए, डेटम पृष्ठ से ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? डेटम पृष्ठ से। तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समोच्च रेखा कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? तो समोच्च रेखा कहते हैं। 95 नंबर सवाल को देखिए, टैगोर पहाड़ी कहाँ है? टैगोर पहाड़ी कहाँ स्थित है? 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। टैगोर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो झारखंड में है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, आपका क्या है? आपका मैथ का है। ए कोई काम 6 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो वह काम, देखिए वर्क से आपका है। तो सबसे सिंपल मैथ है फ्रेंड्स, इसका तो फार्मूला होता है, ठीक है। कि एक आदमी को इतना दिन में काम कर रहा है तो 6 दिन में, और दूसरा कर रहा है 9 दिन में, दोनों मिल करके करेगा तो इसका क्या होता है फ्रेंड्स? ये फार्मूला याद रखिएगा, ए गुना बी, और बटा में क्या करना है? ए प्लस बी कर देना है, ठीक है। यानी ए गुना बी बटा ए प्लस बी। अब देखिए ए गुना बी यानी 6 यह है, और कितना 9 6 कितना हो गया? 54 हो गया। और 9 दोनों ए प्लस बी करेगा तो 9 और 6 कितना हो जाता है? 15 हो जाता है, ठीक है। यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हल कर लें तो देखिए क्या करेगा, 15 तिया क्या हो जाता है? 45 हो जाता है। और फिर बच गया कितना? 15 तिया 45 हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ 5 और 4 9 बच गया। तो सुना 15 छक 90 यानी 3.6, ठीक है। इसका 3.6 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप का मैथ रहे तो सिंपल से बना लिएगा कि कोई आदमी है जो एक काम को 6 दिन में करता है, दूसरा है जो 9 दिन में करता है, तो दोनों मिल के काम करेगा तो इसका याद रखेगा ए गुना बी, यानी कि एक का काम और गुना कितना? बी का काम कर देंगे। और नीचे क्या करेंगे? ए का काम और बी का काम को जोड़ देंगे। अब ए का काम 6 दिन है, बी का काम 9 है, तो 9 6 54 ऊपर गुना हुआ, और नीचे क्या है? जोड़ता है। ए का काम कितना है? 6 है, बी का 9 9 6 कितना हो गया? 15। इसको हल करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो गया। 97 नंबर सवाल है कि आपका किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपया हो जाएगा। तो सिंपल है फिर, साधारण ब्याज में है, ये ब्याज दिया हुआ है, आपका दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो मूलधन बराबर फार्मूला क्या होता है? मूलधन बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना है? 500 गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और नीचे क्या होता है? ब्याज गुना 100 हो गया फ्रेंड्स, और नीचे क्या होगा? दर गुना समय होता है। दर 5 है, समय कितना है? 4 है। अब इसको हल कर दीजिए। इसको हल करिए तब कितना हो जाएगा? 5 चक आप काट दीजिए फ्रेंड्स। 5 से 5 कट गया तो कितना? 100 मरतबे कट गया ना। और 4 से काट दिया तो 25 चक्कर 100, यानी 2500 रुपया इसका मूलधन हो जाएगा। सिंपल है, यानी ऑप्शन नंबर ए 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व कप में कभी विजेता नहीं रहा? 98 का T20 कप में भी कौन नहीं जीता? पाकिस्तान तो एक बार जीता है फ्रेंड्स, इंग्लैंड भी जीत गया है, भारत भी, ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं जीता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट में विश्व कप में कभी भी विजेता आपका नहीं रहा है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग से मैं पूछता हूँ फ्रेंड्स कि T20 जो विश्व कप है उसकी शुरुआत कब से हुई थी? ठीक है, 2004 से, 2005 से, 2008 से या 2007 से? ये 4 ऑप्शन में है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो बताइएगा कि T20 विश्व कप की शुरुआत कब से हुआ, ठीक है। तो इसका आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। याद रखें, ऑस्ट्रेलिया भी एक बार भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। 99 नंबर सवाल के वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, ठीक है, गेस करिए। देखिए कंप्यूटर से, कंप्यूटर से संबंधित भी मैं अपनी वेबसाइट पे अभी क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो उस भी आपको 10 प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा, उससे भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 99 नंबर सवाल का क्या राइट एक्शन क्या होगा? तो डिस्क स्पेस पर वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, डिस्क स्पेस पर करता है। 100 नंबर सवाल, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। चलिए 100 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार से झरिया है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 100 प्रश्न थे फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस करते रहिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जीके मास्टरमाइंड लिखिएगा गूगल में फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जाइएगा, नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ जीके मास्टरमाइंड, उस पर आपका सिलेबस के अनुसार जो भी पढ़ाया हूँ सबका उस पर मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जाके प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।